नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है विश्वासघात। मेरा नाम खुशी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे हँसी, मुस्कान और खुशी जैसे शब्द मेरी ज़िंदगी से गायब हो चुके थे। अरे कर्माजली, तू कब छोड़ेगी हमें? पता नहीं तेरा मानूस चेहरा कब जाएगा हमारे जीवन से। मेरी चाची नफ़रत भरी आवाज़ में चिल्लाई। मैं अपने आँसू पोंछ रही थी और मन में सोच रही थी कि क्या ये सब मेरी किस्मत में ही लिखा था? मेरे माता-पिता ने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर छोड़ना ही था तो किसी ऐसे को सौंप जाते जो मेरी देखभाल करता। बचपन से ही इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। मैं रोती थी और ऊपर वाले से दुआ करती थी कि काश मेरे माता-पिता मुझे अपने साथ ही ले गए होते। मैंने अपने पापा को देखा तक नहीं, क्योंकि मेरे जन्म से 2 महीने पहले ही पापा इस दुनिया से चले गए थे। दरअसल मम्मी और पापा एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब मम्मी और पापा की शादी हुई, तभी पापा किसी बड़ी बीमारी से घिरे हुए थे। पापा हमेशा बीमार रहते थे। मम्मी हमेशा पापा के ठीक होने की दुआ करती रहती थी। पापा हमेशा कहते थे कि मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। लेकिन मम्मी कहती थी कि ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ चले गए तो मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे का क्या होगा? उसका उसका कौन ख्याल रखेगा? पापा मम्मी से कहते थे कि तुम किसी और से शादी कर लेना, लेकिन मम्मी कहती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया है, ये सब करने के लिए नहीं। और तुम्हें पता है हमारी शादी कितनी मुश्किलों से हुई है। ना मेरे नाना-नानी और ना ही मेरे दादा-दादी इस शादी के लिए तैयार थे। लेकिन दोनों ने अपने प्यार की लड़ाई आखिरी हद तक लड़ी और फिर दोनों ने अपने-अपने घरवालों को मना लिया और इज्जत से शादी की। लेकिन किसे पता था कि किसी की बुरी नज़र उनके सुख पर पड़ जाएगी और वो जल्दी ही एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। शायद मेरे साथ ही मेरी किस्मत भी खराब थी, क्योंकि मेरे जन्म से 2 महीने पहले ही पापा चले बसे थे, जिस पर मम्मी बहुत रोई थी। उन्होंने पापा से वादा किया था कि वो कभी भी उनके साथ बेवफाई नहीं करेंगी। हालाँकि पापा हमेशा कहते थे कि जब मैं चला जाऊँ तो तुम किसी और से शादी कर लेना और हमारे बच्चे की देखभाल करना, उसे पालना। लेकिन मम्मी ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। मुझ में ये हिम्मत नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊँगी। मैं इस दुनिया में अकेले नहीं जी सकती। मैं उनके प्यार के बीच में ही कहीं दब सी गई थी। जब मेरा जन्म हुआ, उसी समय मेरी मम्मी की भी डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। अगर हमारे कोई रिश्तेदार थे, तो बस मेरे चाचा ही थे। मम्मी-पापा दोनों की मौत हो गई तो लोगों ने कहा कि अब इस बच्चे की ज़िम्मेदारी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम ही इसके एकमात्र रिश्तेदार हो। तभी से जब मैंने अपनी आँखें खोली तो मैं उस चाची की गोद में पैदा हुई, जो मुझसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी। मेरी चाची ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया और मैं हमेशा उनसे प्यार की उम्मीद करती रही। चाचा ने कभी कुछ नहीं कहा। इस घर में सबके मुँह पर एक ही बात रहती थी कि तू मनहूस है। तूने तो जन्म लेने से पहले ही अपने माँ-बाप को खा लिया। मेरी चाची कहती थी कि जिस दिन ये पैदा हुई, उसी दिन इसके माँ-बाप चल बसे और इसकी ज़िम्मेदारी हमारे सिर पर आ गई और अब ये हमारे घर आ गई है। तब से इसने हमारे घर की सारी खुशियाँ भी खा ली। असल में मेरे चाचा जी एक इलेक्ट्रीशियन थे और उनकी अपनी दुकान थी। वो बहुत अच्छा कमाते थे, लेकिन जिस दिन मैं पैदा हुई, उसी दिन उनकी दुकान में शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी दुकान जलकर राख हो गई। दुकान का सारा सामान जल गया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फिर वो कभी भी अपने काम में उतना मुनाफा नहीं कमा पाए, जितना पहले करते थे। समय बीतता गया और मैं धीरे-धीरे बड़ी होने लगी। मेरे चाचा के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा मुझसे बड़ा था, जबकि बेटी मुझसे बस 1 साल बड़ी थी। मैं हमेशा चाचा-चाची को अपने बच्चों से प्यार करते देखती और अपने माँ-बाप की गोद के लिए तरसती रहती।
चाचा ने तो मुझे बचपन में ही कह दिया था कि तेरे माँ-बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। तू हमसे अपने माँ-बाप जैसा प्यार पाने की उम्मीद ना रख। मैं खुद को इस घर में एक बोझ समझती थी। मुझसे सारा घर का काम करवाया जाता था। बचपन से लेकर अब तक मैं इन लोगों की कड़वी बातों को ही सुनती आ रही हूँ। मैंने हमेशा अपने मन की इच्छाओं को अपने दिल में दबा कर रखा है। अब तो मैंने सब्र करना भी सीख लिया था। ऐसा नहीं था कि मुझे इस घर में खाना नहीं मिलता था या पहनने को कपड़े नहीं मिलते थे। मुझे स्कूल भी भेजा गया, लेकिन खाना तब मिलता था जब सब खा चुके होते। या तो ताई जी मुझे बचा हुआ बासी खाना देती थी या फिर जब कुछ बचा होता तो कहती थी कि अब तू खा ले जो भी बचा है। मुझे पहनने को भी कपड़े दिए जाते थे, लेकिन नए नहीं बल्कि पुराने। ताई जी मुझे हमेशा अपने बेटी अवनी के पुराने कपड़े देती थी और कहती थी कि ले जा इन्हें अलमारी में रख ले और जब मन हो पहन लेना। मुझे स्कूल भी भेजा गया था, लेकिन मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल में भेजा गया, जहाँ चाचा को ज्यादा फीस भी नहीं देनी पड़ती थी। इस घर में किसी को मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं था। किसी ने कभी कहीं नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या महसूस करती हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी किया गया, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया गया, ताकि कोई ये ना कहे कि चाचा चाची ने इस लड़की को पाला नहीं। मुझे सच में अपने ननिहाल जाने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन वहां से भी कोई मुझे बुलाने नहीं आया। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मेरे नाना नानी एक एक करके इस दुनिया से चले गए। जब वो जिंदा थे तो मैं कभी कभी उनके घर चली जाती थी, लेकिन जब मेरे मामा लोगों की शादी हो गई तो फिर उन्हें भी मेरे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वहाँ जाना भी धीरे धीरे बंद हो गया। मैं अपनी किस्मत पर रोना चाहती थी, लेकिन अपने आंसुओं को खुद ही रोक लेती थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरा आंसू देखने वाला कोई नहीं था। जब से होश संभाला था, तब से मैं एक रिश्ते के लिए तरस रही थी। कोई मुझे प्यार करे, मैं किसी को अपना मानूं, ये सब मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह गया था। चाचा अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाते थे, खाने पीने की चीजें लाते थे, लेकिन वो सब कुछ बस उनके लिए होता था। मैं सब कुछ बस तरसती निगाहों से देखा करती थी। शायद यही मेरी किस्मत थी और मैंने अपने नसीब में जो लिखा था उसी में खुश रहना सीख लिया था। शायद ये सारी नफरत मेरी किस्मत थी। एक दिन मैं रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक वो जोर जोर से मुझे पुकारने लगी, जैसे सारा काम छोड़ दिया और दौड़ती हुई उसके कमरे की तरफ भागी। पता नहीं उसे क्या हो गया था जो इस तरह चिल्ला रही थी। इस घर में मुझे एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। कोई भी मुझे जैसे चाहे वैसे बात कर सकता था। चाचा का बेटा रोहन बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो अपने सारे काम मुझसे करवाता था। कॉलेज जाता था, लेकिन अपने सारे असाइनमेंट मुझसे ही बनवाता था। जैसे ही मैं अवनी के कमरे में पहुंची तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी और बोली कि मैंने तुझसे कहा था कि मेरे लिए नाश्ता तैयार कर, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, लेकिन तू हमेशा अपनी मर्जी से काम करती है। जा जल्दी से नाश्ता लेकर आ, मुझे भी कॉलेज के लिए देर हो रही थी। मैंने अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए धीरे से कहा कि सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। पहले चाचा ने मुझसे पराठे बनाने को कहा था तो मैं उन्हीं के पराठे बनाने में लग गई। अभी 2 मिनट में ला कर देती हूँ। मैं तुरंत रसोई की तरफ भागी और सोचने लगी कि मैंने तुझसे कहा था कि मेरे लिए नाश्ता तैयार कर, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं जैसे ही रसोई में पहुंची थी कि रोहन अपने हाथ में शर्ट लेकर आ गया और बोला, खुशी, जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस कर दे। मैंने कहा, लेकिन मैं अभी अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो वो बोला, सारा काम छोड़ दे, तुझे पता है वो लेट कॉलेज जाती है। मैं पहले जाता हूँ, तो पहले मेरा काम कर। मैंने पराठे बनाए और जल्दी से रोहन की शर्ट ली और उसे प्रेस करने चली गई। कुछ समय बीता ही था कि फिर से अबड़े की आवाज आई। अबे कहाँ मर गई?
नाश्ता लाएगी या नहीं? लग रहा है आज तो भूखे पेट कॉलेज जाना पड़ेगा। मैंने जल्दी से रोहन की शर्ट प्रेस की और उसे उसकी शर्ट देकर तुरंत रसोई में वापस आई। तभी ताई जी रसोई में आ गई और बोली, आज तो समय पर चाय मिलेगी या नहीं? मैंने कहा, ताई जी बस 2 मिनट रुकिए, पहले अवनी को नाश्ता दे दूं, फिर आपको चाय दे देती हूँ। मैंने जल्दी से पराठे बनाए और नाश्ता तैयार करके अवनी के कमरे में देने गई। अवनी का आग आग का गोला बन बैठी थी। वो चिल्लाई और बोली, कहाँ चली जाती है तू? सुबह सुबह उठती नहीं, देर तक सोने की आदत लग गई है। अगर सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लिया कर तो जल्दी हो जाएगी। हमें तो आराम करने का भी समय नहीं मिलता। ऐसा कहते हुए उसने जो किताब पढ़ रही थी वो मेरे सिर पर मारी। मुझे बुरा तो लगता था, लेकिन अब मुझे इन सब बातों की आदत हो गई थी। मैं जल्दी से रसोई में आई और ताई जी के लिए चूल्हे पर चाय रख दी और उनके कमरे में जाकर चाय देने चली गई। ताई जी ने चाय लेते ही कहना शुरू कर दिया, तू तो बड़ी आलसी होती जा रही है, तुझसे कोई काम समय पर नहीं होता। तेरी वजह से मेरे बच्चे रोज लेट होते हैं। मैंने कहा, सॉरी ताई जी, कल से सारा काम समय पर करूंगी। और फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। अब तक मैंने लगभग सारा काम कर लिया था, तो मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के ठीक 9 बजने ही वाले थे और मुझे ठीक 9 बजे कॉलेज पहुंचना होता था। लेकिन अब मुझे तैयार भी होना था और रास्ते में भी समय लगता। ऊपर से मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। ये सब मैं रोज करती थी। रोज ही इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता था। और जब मैं कॉलेज पहुंचती थी तो वहां भी मुझे टीचर से डांट सुननी पड़ती थी। वो पूरी क्लास के सामने मुझे डांटती थी और सबके सामने मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और फिर कॉलेज से वापस आने के बाद मुझे सबके लिए खाना बनाना होता था और फिर वही काम करना पड़ता था, जिससे मैं थक जाती थी। लेकिन कोई मुझे आराम नहीं करने देता था और मैं चाहकर भी आराम नहीं कर पाती थी। इस घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया जाता था। इसके बावजूद मुझे कुछ नहीं मिलता था, सिवाय अपमान और नफरत के। मैं अपने कमरे में जाकर हमेशा माँ बाप को याद करके रोती थी। भले ही मैंने उनके साथ समय नहीं बिताया था, उन्हें देखा नहीं था, लेकिन उनकी शादी का एल्बम उनके कमरे में रखा हुआ था और उनके सारे सामान वहीं मौजूद थे। मैं उनकी तस्वीरों को देखकर रोती थी। मैंने कभी अपने माता पिता का प्यार नहीं देखा था। हालात से हमेशा परेशान होकर मैं भगवान से यही दुआ करती कि जैसे मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, वैसे ही मुझे भी अपने साथ ले जाते। यहाँ मेरा कोई हमदर्द नहीं था। यहाँ तक कि मेरा चाचा, जिसमें मेरे परिवार का ही खून था, वो भी मेरी कोई कदर नहीं करता था। वो मुझसे कभी इज्जत से बात नहीं करता था। मेरी चाची तो हमेशा मुझे ताने मारती रहती थी। वो कहती थी, तू इस घर में कभी अपनी जगह नहीं बना पाएगी। बस तेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद तेरे लिए कोई रिश्ता देखा जाएगा और तुझे इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। वैसे भी तूने सालों से हमारे घर में मुफ्त की रोटियां खाई हैं। सालों से हम एक बोझ को ढो रहे हैं। ये सब सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता था और मैं इन सबको बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखती थी कि ये लोग कितनी जल्दी मुझे ब्याह कर इस घर से निकाल देना चाहते हैं। मोहल्ले के लोग मुझे देखकर तरस खाते थे, लेकिन वही लोग मेरे चाचा चाची की तारीफ करते थे कि आप लोगों ने बिना माँ बाप की बेटी की बहुत अच्छे से परवरिश की है। किसी को नहीं पता था कि इस घर के अंदर क्या क्या होता है। इतने सारे लोगों के बीच रहकर भी मैं कितनी अकेली हूँ, ये बस मैं ही जानती थी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। भले ही मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अवनी से भी ज़्यादा, क्योंकि अवनी ने इंटरमीडिएट मेरे ही क्लास के साथ पूरी की थी, जबकि मैंने पढ़ाई पहले ही पूरी कर ली थी और रोहन तो अब भी पढ़ ही रहा था। ताई जी चाहती थी कि मेरी शादी पहले कर दी जाए और मैं उनके घर से चली जाऊं। उसके बाद ही वो अपनी बेटी अवनी की शादी धूमधाम से करेंगी। ताऊ जी उन्हें समझाते थे कि अगर तू
पहले खुशी की शादी कर देगी तो अवनी की शादी में घर के काम कौन करेगा? इस उम्र में तुझसे तो कोई काम नहीं होता। फिर तुम मुझसे कहेगी कि नौकरानी रख लो और मैं नौकरानी का खर्च नहीं उठा सकता। तो मैं कहता हूँ कि अवनी की शादी से पहले तू खुशी की शादी का मत सोच। ताई जी ताऊ जी की बात को अच्छे से समझती थी, इसलिए अब वो यही चाहती थी कि जल्द से जल्द अवनी की शादी तय हो जाए। लेकिन मैं अवनी से बेहतर थी, इसलिए उसके रिश्ते 2-3 दिन बार आ चुके थे। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता तो ताई जी मुझे मेहमानों के सामने किसी ना किसी काम से बुला लेती थी और जब मैं उनके सामने जाती तो मेहमान पूछते कि ये कौन है? ताई जी कहती कि ये मेरी जेठानी की बेटी है। इसके माँ-बाप का देहांत हो चुका है। हमने इसे बहुत अच्छे से पाला है। ये अभी बच्ची है। 1-2 बार ताई जी ने मेरी तारीफ भी कर दी उनके सामने और उन लोगों ने अपनी बेटी के लिए अवनी का रिश्ता रिजेक्ट करके मुझे पसंद किया। इस पर ताई जी और अवनी बहुत गुस्से में आ जाती थी और फिर सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। कभी मुझे डांट पड़ती थी तो कभी अवनी जो हाथ में होता वही उठाकर मुझे फेंक देती। जब जब घर में मेहमान अवनी को देखने आते हमारे घर में कोहराम मच जाता। मैं हर बार ताई जी से कहती कि आप मुझे उनके सामने मत बुलाया कीजिए, लेकिन ताई जी तो खुद कोई काम कर ही नहीं सकती थी। वो तो खुद मेहमानों के सामने नाश्ता भी नहीं कर सकती थी। हर समय उसकी बनावटी शराफत और नाटक से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। हर दिन कोई न कोई नया तमाशा होता था। ताई जी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अमीर घर में हो, इसलिए अवनी के लिए सिर्फ अमीर और पढ़े लिखे लड़कों के रिश्ते ही आते थे। अब जब वो मुझे पसंद करते और अवनी को नापसंद करते तो इसमें मेरी क्या गलती थी? लेकिन इसके बाद ताई जी ने अवनी के ससुराल वालों के सामने यह तय कर लिया था कि वे मुझे कभी भी पूरे परिवार के सामने विदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम खुशी की शादी ऐसे घर में करेंगे जहां वो कभी खुश न रह सके। हमें अपनी बेटी की खुशियों की मालकिन बनाना है और हमें शुरू से लगता है कि वो इस घर पर कब्जा करना चाहती है, मेरी बेटी की जगह लेना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इस तरह बहुत सारा समय गुजर गया और फिर आखिरकार एक दिन अवनी की शादी तय हो गई। लड़का अच्छा था और एक अमीर परिवार से था। इस बार अवनी बहुत सतर्क थी। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि लड़के वालों के सामने खुशी की परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। वैसे भी मुझे उनके सामने जाने का मन नहीं था। लेकिन इस बार ताई जी ने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मुझे कमरे में बंद कर दिया, अपनी बेटी की खुशी के लिए। उन्होंने यह एक काम खुद भी किया था। अवनी की शादी की तैयारियां 6 महीने से चल रही थी। इसी बीच अवनी के ससुराल वालों को यह तक पता नहीं था कि इस घर में खुशी नाम की कोई लड़की भी रहती है। जब अवनी की सगाई हुई तब भी मैं सगाई वाले कमरे में बंद थी। अवनी को सगाई में शामिल नहीं किया था। उसकी सगाई हॉल में ही कर दी गई और सब लोग मुझे अकेले घर में छोड़कर चले गए थे। कुछ मेहमानों को यह बात खटक गई कि मैं सगाई में क्यों नहीं थी। जब उन्होंने पूछा कि खुशी कहाँ है, तो चाचा और ताई जी ने कह दिया कि वो ठीक नहीं है, घर पर आराम कर रही है, आने से मना कर दिया है। ये सब सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और फिर आखिरकार अवनी की शादी का दिन भी आ गया। वो अवनी की शादी थी, लेकिन मुझे उस शादी में किसी भी तरह की खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं पूरे समय घर के कामों में इतनी व्यस्त थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि घर में क्या हो रहा है। अवनी विदा होकर अपने ससुराल चली गई थी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि जब मेरी माँ की शादी हुई थी, तो उनके पास बहुत सारे जेवर थे। मेरी माँ की मौत के बाद सारे जेवर ताई जी ने अपने पास रख लिए थे और अब वो सारे जेवर अपनी अवनी को उसकी शादी में दे दिए गए। मेरी माँ के सारे जेवर मुझसे भी छीन लिए गए थे। अवनी की शादी वाले दिन मैं बहुत रोई थी, क्योंकि इस घर में मेरा अपना कुछ भी नहीं था। अब मोहल्ले के लोग ताई जी से कहने लगे थे कि अवनी की तो शादी हो गई, अब खुशी की शादी कब कर रहे हो आप लोग?
ताई जी कहती रहती कि हम इसके लिए लड़का देख रहे हैं, बहुत जल्दी इसकी शादी कर देंगे। हालाँकि मुझे मोहल्ले से कई अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, लेकिन ताई जी अड़ी रही कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में न हो। इसलिए जहाँ से भी मेरा रिश्ता आता, वो उसे स्वीकार ही नहीं करती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे इस घर में कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन ससुराल में मुझे ज़रूर प्यार मिलेगा। मेरी ताई जी चाहती थी कि जैसे मेरी ज़िंदगी इस घर में कष्टों से भरी थी, वैसी ही नहीं बल्कि उससे भी बदतर मेरी ससुराल में की ज़िंदगी हो। पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ बंधी हुई थी। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा लिखा जाए। फिर एक वक़्त ऐसा भी आया जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। लेकिन इस बार चाची जी ने तुरंत उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा रिश्ता कहाँ तय हुआ है। मुझे तो बस यही दुआ करनी थी कि मैं खुश रहूं। ताई जी ने कहा कि कुछ मीठा खा लो, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अब जल्दी ही इस घर से तुम्हारी विदाई होगी। अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी का दिन है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई कि इतनी जल्दी मेरी शादी हो रही है। आखिर किससे हो रही है? ये सब मुझे कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन मैं बहुत रो रही थी कि आखिर ये लोग मुझे बोझ क्यों समझते हैं। मैंने तो कभी इनसे कुछ पहनने को, खाने को या अपनी कोई इच्छा पूरी करने को नहीं मांगा। फिर भी ये लोग मुझे हमेशा इस घर की मुसीबत क्यों मानते हैं? फिर मुझे पता चला कि जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ है, वो एक साधारण नौकर है, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजता है। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जैसे अवनी की शादी धूमधाम से पूरे परिवार की मौजूदगी में हुई थी, मैं भी ऐसे ही सपने देखती थी कि मेरी शादी भी उसी तरह खुशी-खुशी हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएँगे। मैंने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि एक बार चाचा और चाची जी से बात कर लूं कि कृपया मुझे ऐसे आदमी से शादी न करवाएं। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुझे हमारी पसंद पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लड़कियां ऐसा नहीं करती, या फिर तुझे कोई और पसंद है? मैंने ताई जी से कहा कि नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी शादी एक नौकर से न हो। ताई जी बोली, तो फिर मैं तुझे एक भिखारी से ब्याह दूंगी। बोल तैयार है भिखारी से शादी करने को? ये कहते हुए ताई जी और रोहन जोर जोर से हंसने लगे। चाचा जी ने कहा, देख बेटी, अब तेरा रिश्ता तय हो गया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। तू जा सकती है यहाँ से। मैंने बहुत विनती की, बहुत हाथ पांव जोड़े कि कृपया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस भगवान से प्रार्थना कर सकती थी। मेरे आंसू हर बीतते दिन के साथ बहते रहे और मैं हर दिन भगवान से अपने आने वाले जीवन में थोड़ी सी भी खुशी की दुआ करती रही। अब मेरा सब्र खत्म हो चुका था। अब मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में भी कोई ऐसा हो जो मुझे इज्जत और सम्मान दे, जो मुझे इस घर में कभी नहीं मिला था। मैं चाहकर भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी भी, तो ये लोग मेरी आवाज़ को दबा देंगे। एक दिन अवनी अपने पति के साथ हमारे घर आई। उसे इतने अच्छे से सजे हुए देखकर मुझे भी मन हुआ कि काश मेरी भी शादी के बाद ऐसी सजने संवरने की जिंदगी होती। लेकिन ये एक ऐसा सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। मैं बस आहें भरती रह गई, क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी नहीं थी कि मैं भी किसी ऊंचे घराने की बहू बन पाती। मुझे जबरन एक मामूली नौकर से ब्याह कर दिया गया। इस शादी में मेरी कोई राय नहीं थी। वैसे भी इस घर में जो कुछ भी हुआ, उसमें कभी मेरी कोई मर्जी नहीं चली। अब तो सब कुछ हार कर मैंने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया था। मेरे दिल में कड़वाहट और बेबसी का एक तूफान था, और उस तूफान में सिर्फ मैं ही थी, क्योंकि इस घर में किसी को मेरी हंसी रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे जबरन दुल्हन बना दिया गया। हर लड़की के लिए उसकी शादी का दिन
बहुत खास होता है। लेकिन मेरा शादी का दिन मेरे लिए बहुत खास था। खास इसलिए क्योंकि उस दिन मुझे बहुत तकलीफ मिल रही थी, क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं थी। चाचा और ताई ने मोहल्ले के लोगों से कहा कि हम खुशी की शादी इस गरीब लड़की से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद चाहती है कि इसकी शादी इससे हो। आखिर हमने इसे बहुत अच्छे से पाला है, लेकिन इसे यही लड़का पसंद है। अब हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से ये लोग मुझे उस नौकर से जबरन शादी करवा रहे थे और नीचे से मेरी बदनामी भी कर रहे थे। ये सब सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी और बस यही सोचा कि हे भगवान, मुझे सब्र देना, क्योंकि ये लोग मेरे अपने हैं। इन्होंने ही तो मुझे अपने घर में पाला है, उम्र भर अपनी छाँव में रखा है। मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। मैं इनसे किसी भी तरह के बदले की उम्मीद नहीं रखती। मुझे तो बस अपनी आगे की जिंदगी की चिंता थी। मेरी शादी में किसी भी तरह की कोई सजावट नहीं हुई थी। कुछ आम लोगों को बुलाकर मुझे ब्याह दिया गया था। मैं निठुर लोगों के पंजों से निकलकर एक मामूली घर में आ गई थी। उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। सुहागरात के वक्त जब मेरा पति कमरे में आया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली और उस पुराने से कमरे में बैठी रही। यह बहुत ही छोटा सा घर था, कोई 30 गज का होगा। मेरे दिल में न कोई खुशी थी, न कोई तमन्ना, जबकि मेरे पति की आंखों में मेरे लिए एक चमक थी। मैंने देखा कि जिससे मेरी शादी हुई थी वो साधारण होकर देखने में अच्छा लगता था। वो मेरे पास प्यार से बैठा और मुझसे बहुत नम्रता से बात करने लगा। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे इज्जत दी हो। इससे पहले मैंने हमेशा दूसरों की आंखों में अपने लिए नफरत ही देखी थी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मेरी राजकुमारी, मैं तो कोई राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी राजकुमारी हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। उसके ये शब्द मेरे दिल पर गहराई से असर कर रहे थे। फिर जब मैंने उसके पुराने टूटे फूटे घर को देखा तो दिल में एक कसक सी हुई कि मैंने तो कभी ये सब नहीं चाहा था। लेकिन फिर खुद को समझाया कि जो भी है, अब यही मेरा घर है, क्योंकि यही इंसान अब मेरा पति है और मुझे इसके घर को ही अपना घर मानना होगा। वो मेरी बहुत तारीफ कर रहा था और उसके मीठे शब्द मेरे दिल में गहराई तक उतरते जा रहे थे। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी इतनी तारीफ की थी। उसकी तारीफें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मैं खुद को भाग्यशाली समझ रही थी कि, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसकी बातों में इतना अपनापन था कि मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मुझे हंसाने की कोशिश की और आंसुओं का कारण पूछा। उसने कहा, अब तुम मेरे घर आ गई हो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। उसका नाम प्रभास था और प्रभास ने कहा, तुम्हारा हर गम अब मेरा है, लेकिन तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। उसकी पड़ोस वाली आंटी ने ही हमारे घर प्रभास के लिए रिश्ता लेकर आई थी, क्योंकि प्रभास की इस दुनिया में कोई नहीं था, ठीक मेरी तरह है। भले ही मैंने अपना जीवन चाचा के घर में गुजारा था, लेकिन प्रभास ने तो बचपन से लेकर अब तक अकेले ही अपना ध्यान रखा था। यही कारण था कि वो दूसरों के घरों में काम भी करता था और अपने घर का ही भी काम, हर काम खुद करता था। ये घर भले ही टूटा फूटा था, लेकिन उसने इस घर को मेरे स्वागत के लिए बहुत अच्छे से सजाया था। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। उसकी बातें मुझे पहली बार हिम्मत दे रही थी। मैं तो आज तक सिर्फ प्यार की प्यासी थी और मुझे मेरे पति से वो प्यार मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। इस तरह मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई, जिसमें मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और ये सोचती थी कि अगर मुझे दौलत और ऐशोआराम नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरा पति मुझे बहुत इज्जत और प्यार देता है और एक औरत को प्यार और इज्जत देने वाला पति ही असल में सबसे अमीर होता है। धीरे धीरे मैं प्रभास के साथ अपने नए जीवन में घुलती चली गई। शादी के एक हफ्ते बाद वो मुझे चाचा के घर ले गया। उस दिन अवनी भी अपने पति के साथ वहां आई हुई थी।
जब उसने मुझे और मेरे पति को होली खेलते देखा तो मेरे सामने ही हमारा मजाक उड़ाने लगी। वो बड़ी सी गाड़ी में आई थी और महंगे कपड़े पहने हुए थी। उसका पति भी बहुत कीमती कपड़ों में था, जबकि मेरा पति एक साधारण कपड़े पहने हुए था और मैं एक पुराना सस्ता सूट पहने हुई थी। अवनी ने ताना मारा, अब तो तेरी किस्मत खुल गई है। जैसी तू थी वैसा ही जीवन साथी मिला है तुझे। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ साथ घर के बाकी लोग भी हंसी में शामिल हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इन लोगों के ताने और अपमान सालों से सहती आई थी, लेकिन अब अपने पति का अपमान मैं नहीं सह सकी। प्रभास सबके सामने शर्मिंदा हो गया था और आंखें झुकाए बैठा था। मैंने उसका हाथ थामा और उसे लेकर वहां से सीधा अपने घर चली आई। उसने कहा कि तुम्हें वहां कुछ देर और रुकना चाहिए था, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। मुझे लगा तुम सबको वहां याद करती होगी, इसलिए मैं तुम्हें वहां ले गया था। मैंने जवाब दिया कि अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। उन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है, उन्होंने हमेशा मुझे भी तंग किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा अपमान नहीं सह सकी। प्रभास मुस्कुराया और बोला, ये सब हमारी जिंदगी में लिखा होता है। जैसे तुम सब कुछ सहना जानती हो, वैसे भी मैं भी जानता हूँ। हमारे दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ खुश नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई गहरा रिश्ता नहीं है। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं इस घर कभी नहीं लौटूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं विदा हो रही थी तो ताई जी ने मुझसे कहा था, हम तुझे यहाँ से विदा कर रहे हैं। अब शादी के बाद हमारे घर वापस मत आना। बड़ी मुश्किल से तुझसे पीछा छुड़वाया है हमने। और तब ही मैंने मन में कसम खा ली थी कि चाहे ससुराल में कोई भी दुख क्यों ना मिले, मैं कभी वहां नहीं लौटूंगी। जैसे वहां सब कुछ सहती आई हूँ, वैसे ही अब यहाँ भी सह लूंगी। लेकिन मुझे तो एक बहुत अच्छा पति मिला। मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की मानती थी। अब मुझे अपने पति के अलावा किसी और की जरूरत नहीं थी और इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता था। उनका ये जर्जर सा घर उसकी हालत को बहुत अच्छे से बयां करता था। यह घर भले ही छोटा और टूटा फूटा था, लेकिन अब मैं इस घर की मालकिन थी। मैंने अपने पति से कहा कि हमें इस घर की हालत को सुधारना चाहिए। मेरे पति ने मुस्कुराकर कहा, मेरी राजकुमारी, अब तुम आ गई हो तो ये घर तुम्हारा है। तुम जैसे चाहो इसे सजाओ। अब इस घर की एक एक चीज पर तुम्हारा अधिकार है। ऐसी प्यारी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। मेरे पति अमीर लोगों के घरों में जाकर काम करते थे, जहां से उन्हें इतना पैसा मिल जाता था कि हम दोनों इज्जत और सुकून के साथ अपना जीवन बिता सकते थे। मेरे पति मुझसे कहते, खुशी, कभी कभी मुझे बहुत शर्म आती है कि तुम्हारे चाचा का घर इतना बड़ा है और ये घर इतना बुरा है। मैंने उससे कहा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही ये घर चाचा के घर जितना बड़ा न हो, लेकिन यहाँ मुझे किसी की कड़वी बातें नहीं सुननी पड़ती है और न ही किसी का अपमान सहना पड़ता। मेरे पति कहते, तुम इस दुनिया की बाकी सब लड़कियों से अलग हो। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सादी हो, बहुत मासूम हो। तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया। फिर हंसते हुए कहते, इतनी तारीफ के बाद अब खाना मिलेगा या नहीं? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे और फिर मैं भी हंसने लगी। वो बहुत मजाकिया थे। मैं यहाँ बहुत खुश थी। उन्हें मेरा हर काम बहुत पसंद आता था। हर काम में वो मेरी तारीफ करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने कितनी पढ़ाई की है? मैंने उन्हें बताया कि मैंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है, लेकिन आगे पढ़ना चाहती थी। किसी ने मुझे आगे पढ़ाने की इजाज़त ही नहीं दी। फिर मेरे पति ने कहा, मेरी राजकुमारी, तुम आगे पढ़ाई करना चाहती हो, तो भले ही तुम्हारे चाचा ने तुम्हें पढ़ाया नहीं, लेकिन अब तुम्हारे पास तुम्हारा राजकुमार है। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम क्या बनना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ,
वो करने के लिए तैयार हूँ। बस एक शर्त है कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारा रहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो खुशी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई है, बिना किसी रिश्ते के। और इस बात को और मेरी भावनाओं को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मेरी आंखों में तुम्हारी क्या अहमियत है। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी हर छोटी और बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उनके शब्दों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि क्या कोई मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत कर सकता है, या फिर मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। मेरे पति ने मुझे उसी सरकारी कॉलेज में दाखिला दिलवाया जहां मैं पहले पढ़ाई करती थी। यहाँ की फीस दूसरे कॉलेजों से कम थी, लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मुझे एक गायनोकोलॉजिस्ट बनना था, इसलिए मैंने एमबीबीएस की तैयारी शुरू की। मेरे पति ने मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो तुम अपना सपना पूरा कर सकती हो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पति हमेशा मुझे कहते, तुम कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। मैं पढ़ाई करती, घर के काम भी करती और साथ ही अपने पति का ख्याल रखती। मेरे पति मेरे लिए मजबूत सहारा बन गए थे। और फिर समय के साथ मैंने एमबीबीएस पूरा किया और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की। मेरे पति की अच्छाई का एक उदाहरण ये था कि उन्होंने मुझे पढ़ाई करने के लिए कहा था कि हर पति पत्नी का सपना होता है कि शादी के बाद कुछ समय में बच्चा हो, लेकिन मैं अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी पर कोई जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालना चाहता, इसलिए हम बच्चे के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले तुम अपना सपना पूरा करो। मेरी पढ़ाई पर जो भी खर्च हुआ, मेरे पति ने खुशी से वह सब कुछ चुकाया। और उनके सपोर्ट के साथ मैं इतनी काबिल हो गई कि मैंने गायनोलॉजिस्ट बन गई। हमारा घर भले ही छोटा था, लेकिन मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हम इस छोटे से घर में रह सकते हैं। मेरे पति ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद मैंने एक अस्पताल में काम करना शुरू किया। वहां से मुझे भी पैसे मिलने लगे और मैं घर पर भी कुछ केस संभालने लगी। मैं महिलाओं की हर बीमारी का इलाज करती थी। हालांकि मैं कोई बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं इतनी काबिल थी कि हमारे मोहल्ले और आसपास के इलाकों से कई मरीज मुझसे इलाज करवाने आने लगे। मैं अस्पताल में भी काम करती और शाम को अपने घर में खोले हुए क्लिनिक में बैठती। मेरे सपने का पूरा होना था। फिर धीरे धीरे हमारे घर की हालत भी सुधरने लगी, क्योंकि अब मैंने इतनी कमाई शुरू कर दी थी कि मैंने अपने इस छोटे से घर को ठीक करवाकर इसे ऐसा बना दिया था कि अब यह खराब नहीं लगता था। मेरे पति बहुत खुश थे कि उनकी पत्नी का सपना पूरा हुआ, और साथ ही उनकी पत्नी काबिल भी बन गई। लेकिन अब मैं अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अब मेरी जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई थी। इसके कारण मेरी ध्यान काम से हटने लगा और मैं अपने पति को कम समय दे पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं और जो भी मरीज आए उन्हें मैं घर पर ही देखूंगी। मैंने अपनी पति से कहा कि अब वे लोगों के घरों पर काम करने ना जाएं और उन्हें अब मेरे क्लिनिक में वार्ड बॉय के रूप में काम करना चाहिए। अब मेरे पति मेरे साथ काम करते थे। हम दोनों पति पत्नी मिलकर इस छोटे से क्लिनिक को चला रहे थे, और हमने अपने छोटे से क्लिनिक का नाम उम्मीद नर्सिंग होम रखा था। मुझे नहीं पता कैसे 7 साल बीत गए। मेरी बुआ सोचती थी कि अगर उसने मुझे किसी गरीब आदमी से शादी करवाई तो मैं वहां कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि मैं सच में खुद को राजकुमारी से कम नहीं मानती थी, और न ही इन 7 वर्षों में मैंने कभी उन्हें याद किया। खैर, अब अच्छे दिन किसी के जीवन में आते हैं तो वह बुरे दिनों को पूरी तरह से भूल जाता है। मेरे पास कई केस आने लगे। मैं ज्यादातर सामान्य डिलीवरी करती थी, और अगर कोई ऑपरेशन का केस आता तो मैं अपने सीनियर से संपर्क करती और उनके साथ उस ऑपरेशन को
अपने नर्सिंग होम में करवा देती। मेरा उम्मीद नर्सिंग होम शहर में बहुत चर्चा में था, क्योंकि मेरी काबिलियत की बातें पूरे शहर में फैल चुकी थी। मुझे आज भी वह रात याद है। मुझे याद है जब रात 8 बजे से बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। कई जगह सड़कों पर जाम लग गया था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शहर के कई इलाकों में लोग परेशान हो रहे थे। मुझे नहीं पता था उस रात बारिश क्या कह रही थी। हम दोनों भी जागे हुए थे और सोच रहे थे कि आखिर इस रात को बारिश को क्या हो गया है। रात के 3 बज गए थे। बारिश रुक गई। फिर अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे डर लगा कि इस बारिश में और इस समय कौन आ सकता है। मेरे पति ने कहा कि यह तुम्हारा मरीज हो सकता है, क्योंकि लोग आपातकालीन केस मेरे पास ही करवाते थे। जब मैं दरवाजा खोलने गई तो प्रभास ने मुझे रोकते हुए कहा, ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। प्रभास दरवाजा खोलने गया और जब वह लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य था। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा मरीज है, लेकिन यह कौन है? तुम बाहर आकर देखो। मैं तुरंत कमरे से बाहर आई और जैसे ही मैंने सामने देखा, मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे एहसास हुआ कि एक महिला थी और अवनी उसकी बाहों में थी, जो दर्द से चिल्ला रही थी, जिसका मतलब था कि अवनी गर्भवती थी और जिसे उसकी बाहों में उठाकर ले आया गया था। वह महिला उसकी सास थी, जो बाहर डाइनिंग रूम में बैठा हुई थी, क्योंकि हमने उसे घर के अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। वह महिला मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैम, शहर में हर जगह जाम लगा हुआ है। मेरी बहू की हालत बिगड़ गई है। जिस डॉक्टर के पास उसे भर्ती कराया था, उसने डिलीवरी करने से मना कर दिया है और कहा है कि आप इसे कहीं और ले जाइए। अब आप बताइए, ऐसी बारिश में मैं इसे कहाँ ले जाऊं? फिर कुछ लोगों ने मुझे आपके नर्सिंग होम के बारे में बताया, तो मैं तुरंत उसे यहाँ लेकर आई। अवनी को देखकर मुझे डर लगने लगा। मैंने अवनी की जांच की तो पता चला कि अगर उसकी डिलीवरी जल्दी नहीं की गई तो उसके बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती है, और साथ ही माँ की जान भी। यह केस मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि अवनी को शादी के 6 साल बाद यह बच्चा हो रहा था और लंबे समय से वह गर्भवती नहीं हुई थी। वह दर्द से चिल्ला रही थी। कभी वह होश में आती, कभी बेहोश हो जाती। ऐसी हालत में वह मुझे पहचान भी नहीं पा रही थी। मैंने अपनी स्पेशल नर्स को बुलाया, जो मेरे साथ काम करती थी। उसका घर मेरे घर के पास था, क्योंकि जब भी हमें डिलीवरी का केस आता तो मैं तुरंत उसे कॉल करती और वह समय पर आती। मुझे उसकी मदद की जरूरत थी। जब वह आई तो हमने अवनी को कमरे में ले जाकर उसके परिवार वालों से कहा कि अवनी की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी उसे बचाने के लिए। अवनी की सास ने फोन किया और सब कुछ ताई जी को बताया। जब ताई जी को यह पता चला कि अवनी को पास के एक छोटे से नर्सिंग होम में लाया गया है, तो वो कहने लगी कि किसी भी हालत में मेरी बेटे की जान बचनी चाहिए। उसकी सास ने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हम दोनों माँ बेटे को सेहतमंद देखना चाहते हैं। हम कभी भी आपका एहसान नहीं भूलेंगे मैम। इस समय अवनी मेरी कजिन नहीं बल्कि मेरी मरीज थी, और मैंने अपने दिल और जान से उसे और उसके बच्चे को बचाने की कोशिश की। अवनी का डिलीवरी केस मेरे लिए एक चुनौती था, जिसे मुझे जीतना था। और जब मैंने अपनी नर्स के साथ उसकी डिलीवरी की तो पारवाली के आशीर्वाद से बहुत मेहनत के बाद माँ और बच्चे दोनों की जान बच गई। और करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद हम उसके बच्चे को उसकी सास के पास सौंपने में सफल हुए। जब यह खबर उसके पति तक पहुंची तो वह भी बहुत खुश था, और जब उसके पति ने मुझे देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि आज मैं उसके सामने एक डॉक्टर के रूप में खड़ी थी, जिसने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की जान बचाई थी। वह मुझे बहुत अच्छे से जानता था। अवनी बेहोश थी, बारिश रुक चुकी थी और दिन धीरे धीरे फैलने लगा था। जैसे ही दिन चढ़ा, ताई जी भी नर्सिंग होम पहुंच गई और
अवनी के बेटे को उन्हें सौंप दिया गया। फिर अवनी के पति ने ताई जी को सारी बात बताई कि यह डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि खुशी है। वही खुशी जिसे आपने पूरी जिंदगी ताने मारे, जिसे आपने घर से निकालने की कोशिश की, जिसके बारे में आप बहुत बुरा सोचती थी। आज उसने आपकी बेटी की जान बचाई है। रात को ताई जी के पास आने के बारे में तो सोचना भी नहीं था, वह भी बारिश के मौसम में। तो उन्होंने सोचा कि सुबह आना बेहतर होगा। वह मुझे अपने घर में देखकर हैरान रह गई। मैं उससे बात नहीं कर रही थी, लेकिन फिर वह खुद मेरे पास आई। उसने यह महसूस किया कि आज मैं कितनी सक्षम बन गई हूँ। उसने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। उसे यह समझ में आ गया कि आज उसकी बेटी की जान मेरी वजह से बची है। और ऐसे वक्त में जब उसकी बेटी का मामला बिगड़ गया था और डॉक्टर ने उसे अस्पताल से भेज दिया था, तब मेरी मेहनत और समर्पण ने उसकी बेटी और माँ दोनों को सुरक्षित बचा लिया। ताई जी ने मुझसे माफी मांगी और कहा, बेटी मुझे माफ कर दे। अगर तुम आज नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि अवनी का क्या होता। वैसे अवनी ने कई सालों तक ससुराल वालों के ताने सहे हैं। अगर उसका बच्चा सुरक्षित नहीं होता तो शायद मेरी बेटी फिर से सनातहीन हो रह जाती या वह उस दुनिया में नहीं रहती। हालांकि मैंने अपनी बेटे के लिए एक अमीर घर देखा था और तुम्हारे लिए सबसे गरीब घर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक इंसान का दिल अमीर होना चाहिए। मैं हमेशा सोचती थी कि ससुराल जाने से पहले तुम्हारे दिन और भी बुरे होंगे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम्हारा पति तुम्हें सक्षम बना देगा। मुझसे मेरी पूरी जिंदगी की गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। अगर तुम चाहती हो तुम अवनी और उसके बच्चे की जान बचा सकती थी और हमसे बदला ले सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जो कुछ भी बुरा हमने तुम्हारे साथ किया वह सब तुम्हारी आंखों के सामने था, कभी भी तुमसे छुपा नहीं था। फिर भी तुमने यह क्यों किया? मैंने आंसुओं के साथ कहा, ताई जी, क्योंकि मैंने आपके सारे अत्याचार सहे और कभी भी आपसे बदला लेने का नहीं सोचा, क्योंकि मैंने आपको अपना समझा था। लेकिन आप लोग कभी मुझे प्यार से नहीं देख पाए। जो प्यार मुझे आप सभी से नहीं मिला, वही प्यार और सम्मान मुझे मेरे पति ने अकेले दिया। उन्होंने मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई और अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से मुझे डॉक्टर बना दिया। आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की वजह से। ताई जी मेरे सामने हाथ जोड़कर रोते हुए मुझसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही थी। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा, ताई जी, मैंने आपको माफ कर दिया है। यह कहते हुए मैं अपने पति के साथ काम करने में व्यस्त हो गई। जब अवनी में होश आई तो उसे भी सॉरी बात बताई गई। वह भी मुझसे बहुत खुश थी और उसने अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी मांगी। अंकल जी भी मेरे घर आए और उन्होंने भी मुझसे माफी मांगी, लेकिन मुझे किसी के माफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान ने मेरी तकदीर बदल दी थी और यह मेरे लिए काफी था। कभी भी किसी से बदला लेने की बजाय अपने कर्मों और अपने दिल की अच्छाई से आगे बढ़ो। जीवन में जब अच्छे दिन आते हैं तो हमें अपनी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से उन्हें और भी खूबसूरत बनाना चाहिए। कभी भी दूसरों की गलतियों को अपने आत्मसम्मान पर हावी मत होने दो, क्योंकि अंततः भगवान और हमारे अपने लोग हमें वही प्यार और सम्मान देते हैं जिससे कि हम सच्चे हकदार होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक साथ दो कहानियां सुनाएंगे। हमारी पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है हैवान। मेरा नाम प्रगति है। जब मैं शादी के बाद अपने घर आई तो मैंने एक ऐसे पति से शादी की थी जो मेरे माता पिता के घर से भी गरीब था। मेरे पति रिक्शा चलाते थे। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे कि एक दिन एक बड़ा वाहन मेरे पति की ओर और उनके रिक्शा को कुचलते हुए चला गया, जिसके मेरे पति दोनों पैरों से अपंग हो गए। मेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन मेरी माँ जो हमेशा बीमार रहती थी
उन्हें लगता था कि अगर मैं अपनी शादी के समय तक जिंदा रहकर अपनी बेटी की शादी करवा दूं, तो वह शांति से मर सकेंगी। इसलिए उन्होंने मेरी शादी विशाल से करवा दी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी ऐसे व्यक्ति से शादी हो जो मुझे दो वक्त की रोटी दे सके। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही था। मुझे कभी अपने अच्छे घराने या संपन्न परिवार से कोई रिश्ता नहीं मिला। इन सब के बीच मेरी माँ की बीमारी और बढ़ रही थी और उन्हें लगता था कि अब उनका समय करीब है। इसी कारण उन्होंने मेरी शादी हमारे मोहल्ले में रहने वाले विशाल से करवा दी, जो रिक्शा चलाता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। उसका कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वह मेरी अच्छी देखभाल करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद मेरे पति और मैंने बच्चों को भी जन्म दिया। लेकिन जब से हादसा हुआ, जो पहले हम दो वक्त की रोटी खाते थे, अब वह भी हमें नहीं मिल पा रही थी। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मेरे पति, जो पहले रोज 300 रुपये कमा लेते थे, अब कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। उनका घर भी मेरे घर जैसा बहुत छोटा था, लेकिन हम इस छोटे से घर में खुशी खुशी रह रहे थे। अगर कोई परेशानी थी, तो वह भी थी पेट की भूख। अब मेरे पति को भी दवाइयों की जरूरत थी। जब मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टर ने कहा था कि हम आपके पति का पैर काट सकते हैं और उसमें कृत्रिम पैर लगा सकते हैं, ताकि वह चल सके। लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे, जो मेरे पास नहीं थे। मोहल्ले के लोगों ने मेरे पति को अस्पताल में भर्ती कराया और सबने मिलजुल कर कुछ पैसे देकर उनका इलाज करवाया। लेकिन कोई इतना पैसा नहीं दे सका कि मेरे पति का ऑपरेशन हो सके। उनके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। पैसों की कमी के कारण मेरे पति हमेशा के लिए अपंग हो गए। इसके कारण हमारे घर में कई समस्याएं आ गई। लेकिन मैंने भी यह तय किया था कि अगर मेरे पति अपंग हो गए हैं तो क्या हुआ, अगर मेरे हाथ पैर ठीक हैं तो मैं कुछ काम कर सकती हूँ। मैंने लोगों के घरों में झाड़ू और बर्तन करना शुरू कर दिया। लेकिन इन छोटे छोटे घरों में मुझे ज्यादा काम करने के लिए कहा जाता और बहुत कम पैसा मिलता। मैं चाहती थी कि मुझे एक बड़े घर में काम मिले, जहां मुझे इतना पैसा मिले कि मैं और मेरे पति अच्छे से जी सकें। कई महीनों तक मैं छोटे घरों में काम करती रही। लेकिन फिर एक दिन मेरी एक जान पहचान की महिला ने मुझे एक बंगले में काम की बात बताई, जहां एक नौकरानी की जरूरत थी। मैंने सुना था कि वहां एक और नौकरानी चाहिए थी, झाड़ू लगाने और पोंछा मारने के लिए। मुझे बताया गया कि वह बंगला बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि उसमें मेरे जैसे 50 घर समा सकते थे। तो वहां और भी नौकरानियां चाहिए थी। मैंने तुरंत इस काम के लिए हाँ कह दी। मैंने कहा कि मैं कल वहां जाऊंगी और मालिक से मिलकर बात करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। उस नौकरानी ने कहा कि मालिक से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बंगले की हेडमेट, जो कई सालों से वहां काम कर रही है, उसके हाथ में सब कुछ है। मैंने उसके लिए तुम्हारे बारे में बात कर ली है। तुम परसों काम करने आना। मैंने अपने पति से इस बारे में बताया। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, तुम वहां काम करने जा सकती हो। 2 दिन बाद मैं वहां काम करने आई। यह बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन पुरानी शैली में बना हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गई, वहां की दूसरी नौकरानियों की नजरें मुझ पर टिक गई। वहां नौकर और नौकरानियां दोनों काम कर रहे थे। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अजनबी हूँ। यहाँ मौजूद लोगों की आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे उन्होंने मुझे कहीं देखा हो। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे अपने काम संभालना शुरू कर दिया। मुझे बताया गया कि मुझे नीशू बेबी का कमरा सबसे ज्यादा साफ करना है। नीशू बेबी इस घर की सबसे छोटी बेटी थी। मुझे बताया गया कि मुझे उसकी देखभाल करनी है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है और समय पर उसका कमरा भी साफ करना है।
मैं नीशू बेबी के बारे में जानना चाहती थी। नीशू बेबी एक मासूम और नादान 13 साल की लड़की थी। मैंने सुना था कि उसे पढ़ाई में रुचि नहीं थी। वह बहुत जिद्दी थी। इसी कारण नौकरों को उसे हमेशा उसके आसपास फॉलो करना पड़ता था। वह बंगला बहुत बड़ा था। नौकरों के पास काफी काम था। इसलिए उन्हें नीशू बेबी के लिए अलग से नौकरानी की जरूरत थी। मुझे नीशू बेबी से मिलवाया गया। वह पहले ही मुलाकात में मुझसे बहुत दोस्ती कर गई। फिर उसने मुझे अपने कमरे में ले जाकर दिखाया और कहा कि मुझे सफाई बहुत पसंद है। मैं अपने कमरे में ही सभी काम करती हूँ। खाने पीने, पढ़ाई और लगभग सारे काम यही करती हूँ। इसकी वजह से मेरा काम कमरा बार बार गंदा हो जाता है और मुझे यह सब पसंद नहीं आता। मैंने उसे कहा कि चिंता मत करो बेबी जी, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगी। मैं तुम्हारे सारे काम वैसे ही करूंगी जैसा तुमने कहा है। फिर मैं इस बंगले के सबसे बड़े बेटे रघुवीर प्रताप से मिली। उसने मुझे सिर से पांव तक ध्यान से देखा और कहा कि समय पर काम करो। यह समय की कोई बर्बादी नहीं होती। सभी काम समय पर होते हैं और सिद्धांत भी बहुत सख्त होते हैं। मैंने सिर हिलाया और कहा कि हाँ बॉस, मैं जो भी कहोगे वह करूंगी। मुझे लगा कि वह अमीर होने के साथ साथ घमंडी भी है, जैसे अमीर लोग होते हैं। मुझसे बात करने के बाद वह आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक मुड़ा और यहाँ की सबसे पुरानी मेड मंजीरी से कहा कि तुमने उसे सारे काम अच्छे से समझा दिए है ना। वह वहीं खड़ी थी, अपनी आंखें झुकाकर। उसने कहा, हाँ बॉस, मैंने सब समझा दिया है। उसने कहा कि उसे बता दो कि अगर वह यहाँ काम करना चाहती है तो उसे 24 घंटे यहाँ रहना होगा, क्योंकि हमारी बहन को किसी भी वक्त काम की जरूरत हो सकती है। तो उसे दिन रात यहाँ काम करना होगा और यहाँ 24 घंटे रहना होगा। उसे यह बात अच्छे से समझा देना। उसे इसके बदले में बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन यह शर्त है कि काम पूरे 24 घंटे का होगा। मंजीरी आंटी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बॉस, और रघुवीर प्रताप दरवाजे से बाहर निकल गए। लेकिन जाते हुए वह मुझे देख रहे थे। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ मेहनत से काम करूंगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और किसी के निजी मामलों में दखल नहीं दूंगी। लेकिन फिर मुझे यह सोचकर उलझन हुई कि मैं यहाँ 24 घंटे कैसे काम कर सकती हूँ। एक तरफ मेरा लाचार पति है जिसे मुझे देखभाल करनी है, और दूसरी तरफ यह ऐसा काम जिसमें मुझे 24 घंटे करने पर बहुत पैसा मिलेगा। मुझे यहाँ रहने के लिए कहा गया था। मुझे यहाँ रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दिखाया गया, लेकिन बिना अपने पति की इजाजत के मैं यहाँ कैसे रह सकती थी। मैंने यह तय किया कि पहले मैं इस बारे में अपने पति से बात करूंगी। मेरे पति लाचार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। जब आज मैं घर वापस आई और सारे काम समझे, तो मैंने अपने पति को इस जगह के बारे में सब कुछ बताया। मुझे लगा कि विशाल अपने बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ काम करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम वहाँ अच्छा पैसा कमा रही हो तो दिन रात काम करो, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा, विशाल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी चिंता करूंगी। तुम बिना मुझे कैसे रह सकते हो? ज्यादातर नौकरानी वहाँ दिन रात रहती हैं। मैंने देखा है कि किसी भी नौकरानी को कोई समस्या नहीं होती। वहाँ काम करने वाली नौकरानियों ने मुझे बताया कि वे सप्ताह में एक बार अपने परिवार से मिलने जाती हैं। मेरे लिए एक हफ्ता तुम्हारे बिना बिताना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हारा काम कौन करेगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विशाल ने कहा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी बीमार माँ तुम्हारे घर पर है और मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ के पास जाऊंगा और हम एक दूसरे की खुशियों और दुखों को बांटेंगे। लेकिन तुम्हें यह नौकरी हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिली है जो बड़ी मुश्किल से मिली है। इस नौकरी को करने से हमारे घर की हालत बदल जाएगी। मेरे पति की बातें सुनकर मैंने कहा, ठीक है, कल से मैं वहाँ
के काम की देखभाल करूंगी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा कि रघुवीर प्रताप घर से बाहर जा रहे थे। उन्होंने मुझे गहरी नजरों से देखा। वह लंबे थे, उनकी आंखों में गहरी दृष्टि थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य था। वह मुझे देखकर रुक गए। एक पल के लिए वह मुझे घूरते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर एक सादी सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तुम यहाँ काम करने आई हो? मुझे लगा कि तुम 24 घंटे के काम के बारे में सुनकर यहाँ से चली जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली। देखो, तुम्हारी चालाकी यहाँ काम नहीं आएगी। तुम्हें यहाँ बहुत सोच समझकर काम करना होगा। यहाँ सभी नौकर हमारे प्रति बहुत वफादार हैं। तुम्हें भी यहाँ वफादारी से काम करना होगा। मैंने अपनी आंखें झुकाकर कहा, हाँ मास्टर, ऐसा ही होगा। उनके शब्दों में से हैरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी मौजूदगी से कोई समस्या हो। मैंने खुद को महसूसहीन दिखाने की कोशिश की, लेकिन रघुवीर प्रताप के कहे गए शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। इस तरह मैं यहाँ काम करती रही। मुझे यहाँ हफ्ते में एक बार अपने घर जाने की अनुमति भी थी। यहाँ काम करने से मुझे इतनी शांति मिली कि जो पैसा मैंने कमाया उससे मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया और घर में राशन का स्टॉक भी किया। मेरी माँ मेरे पति का ख्याल रख रही थी और मैंने देखा कि माँ की सेहत भी उस अच्छे इलाज की वजह से सुधरी। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि इस बंगले में कुछ अजीब था। यहाँ के सेवक आपस में धीरे धीरे बातें करते थे, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। मुझे हमेशा महसूस होता था कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखती तो कुछ नहीं होता। एक दिन जब मैं नीसू बेबी के कमरे में थी, मैं उसके बालों को आ- आयरन कर रही थी और वह बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी रघुवीर प्रताप वहां आए और मेरे पास आकर कहने लगे, तुम ज्यादा दिन तक नहीं रुकोगी। उसके शब्द सुनकर मैं चौंक गई और उन्हें घूरने लगी। मैंने कहा, बॉस, आपका क्या मतलब है? उन्होंने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। मैंने कहा, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, तो मैं कैसी मुसीबत का शिकार हो सकती हूँ? मेरे किसी से कोई संबंध नहीं है। मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ और मुझे आपके पारिवारिक मामलों में दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने उसे कड़े शब्दों में जवाब दिया। बॉस मेरे सामने खड़ा था और नीसू बेबी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। वह हमारी बातचीत नहीं सुन पा रही थी क्योंकि हम उससे बहुत दूर थे। बॉस हंसते हुए बोला, तुम क्या समझती हो कि तुम्हें यह काम मिल गया है? मैंने फिर से उन्हें कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ रखा गया है क्योंकि। फिर उन्होंने आगे बढ़ा, तब अभी ज्यादा सवाल मत पूछो। उनके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। क्या उनकी आंखों में डर था या गुस्सा था? मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन एक रात यह साबित हो गया कि वह नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रहूं। अगर वह नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ रहूं, तो उन्होंने मुझे नेसी बेबी के लिए यहाँ क्यों रखा? उसी रात जब मैं नीसू बेबी के कमरे में उसे खाना देने गई, तो मैंने खिड़की से बाहर कुछ हलचल महसूस की। मैंने तुरंत पर्दा हटाया, लेकिन बाहर अंधेरा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा कोई वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी, एक छाया तेजी से वहां से गायब हो गई। क्या यह एक सपना था या सचमुच कुछ था? मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने जरूर कुछ देखा था या यह सच में मेरी कल्पना थी। नीशू बेबी ने खाना खा लिया था और फिर मैं खाने के बर्तन लेकर कमरे से बाहर निकली। बंगले का हर सुनसान रास्ता धीरे धीरे रोशन हो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि नीचे जाकर देखूंगी कि क्या कोई बाहर है। जैसे ही मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ी, मुझे पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं हड़बड़ी से घबरा गई। मैंने मुड़कर देखा, रघुवीर प्रताप अंधेरे में खड़े थे। उनकी आंखों में मुझ पर टिक गई। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा,
मैंने खिड़की से बाहर किसी को देखा था। शायद वहां कोई था। एक पल के लिए रघुवीर प्रताप की आंखों में उत्तेजना का एक चमक दिखी, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, यहाँ कोई नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। उनके शब्दों में एक आदेश था, जैसे वह मुझे कुछ करने से रोकना चाहते हों। लेकिन मैंने सच में किसी को देखा था। उन्होंने कहा, रुको। और यह कहकर वह एकदम आगे बढ़ा। उनके चेहरे पर वही शक्ति थी जो मैंने पहले दिन देखी थी। मेरे कदम वहीं पर जड़ हो गए थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जानते थे कि मैंने क्या देखा था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि मैं सच तक पहुंचूं। यह सब क्या था, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं नीशु बेबी के कमरे में नाश्ता देने गई, तो मेरा मन रात की घटना की ओर बार बार जा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि इस मामले को मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। शाम को मैंने इस जगह की सबसे पुरानी मेड मंजरी को बुलाया। मैंने उससे कहा, मंजरी जी, यह घर बहुत अजीब है ना? और यहाँ के लोग भी। पहले तो वह चुप रही, फिर उसने कहा, बेटी, मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो। यहाँ ज्यादातर चुपचाप काम करना चाहिए। जो इस घर में दिखाई देता है वह असलियत नहीं है, और जो असलियत है वह दिखाई नहीं देता। उसके शब्दों को सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं और कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मंजरी आंटी ने वहां से चली गई, जैसे वह मुझे कुछ बताना नहीं चाहती थी। उस शाम मैं नीशु बेबी के साथ बगीचे में थी, जब अचानक रघुवीर प्रताप मेरे रास्ते में आ गए और कहने लगे, तुम अपनी हरकतें नहीं छोड़ोगी? उनके शब्दों को सुनकर मैं हैरान होकर देखने लगी। मैंने कहा, मास्टर, मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा, यह कुछ भी देखने के बाद कोई सवाल मत पूछना। जो तुमने रात को देखा उसे भूल जाओ, और कभी भी बंगले के ऊपर वाले हिस्से में मत जाना। मैंने हैरान होकर कहा, ऊपर वाला हिस्सा? उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे यह सब उन्होंने गलती से मुंह से निकल दिया हो। वह तुरंत अपना चेहरा मोड़कर वहां से चले गए। यह पहला मौका था जब मुझे महसूस हुआ कि यह रात के समय कुछ बहुत अजीब है। मैं अपने कमरे में थी। मुझे फिर से ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर किसी का छाया हो। इस बार डरने की बजाय मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। वह छाया तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी। मैंने भी उसका पीछा करना शुरू किया। फिर अचानक मेरे कदम रुक गए। यह वही ऊपर वाला हिस्सा था जिसके बारे में मालिक ने मुझे बताया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह ऐसा क्या था जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही थी? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आओ। रघुवीर प्रताप की तेज आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी बाह को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे मजबूती से पकड़ रहा था। उसने कहा, यह जुगाड़ तुम्हारे लिए नहीं है। वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। मैंने कहा, तो फिर यह किसके लिए है? लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। उसने बस मुझे बांह से पकड़ते हुए तेजी से कमरे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि मैं किसी खतरनाक सच के पास पहुंच गई हूँ। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी, भले ही मुझे अपनी नौकरी भी खोनी पड़े। रघुवीर प्रताप ने मुझे कसकर पकड़ लिया था। वह मुझे तेजी से कमरे की तरफ ले जा रहा था। मैंने खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश की। मेरा गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही थी। क्यों यह सब जबरदस्ती हो रहा है? मुझे सच जानने का अधिकार है। मैंने गुस्से में मालिक से कहा, तो वह तुरंत तुरंत रुक गया। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, यह तुम्हारे भले के लिए है, तुम नहीं समझोगी। और फिर उसने मेरी बांह छोड़ दी। मेरे या किसी और के राज के लिए तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो। रघुवीर प्रताप चुप हो गए और मुंह फेर कर वहां से चले गए। मैं वहीं खड़ी थी। मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। अगले दिन जब मैं नीशु बेबी के कमरे में
उसे तैयार करने जा रही थी। मंजरी आंटी मेरे पास आई। उनकी आंखों में बेचैनी थी। वह धीरे से कहने लगी, तुम ऊपर वाले फ्लोर पर क्यों गई? मैंने हैरान होकर उसे देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता? वह डर से देख रही थी, जैसे कोई देख न ले, और फिर बोली, बेटी तुमने ऊपर जाने का जो काम किया, अब तुम मुसीबत में हो। मैं डर गई और मंजरी आंटी यह कहकर वहां से चली गई। लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सो नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जाऊंगी। इस बार मैंने बहुत ध्यान रखा कि कोई मुझे देख न ले। ऊपर की ओर एक बड़ा कमरा था, जिसका ताला जंग लगा हुआ था और ताला बस लटका हुआ था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की और वह खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कोई हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ एक लकड़ी का दरवाजा था। मैंने झुककर देखा और सचमुच वहाँ एक लकड़ी का दरवाजा था, जमीन में था। शायद यहाँ से नीचे की ओर कोई रास्ता जाता था। मैं अभी भी झुकी हुई थी, तभी अचानक मुझे आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चौंक गई और देखा रघुवीर प्रताप खड़े थे। इस बार उसके चेहरे पर न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि डर भी था। उन्होंने कहा, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि इस हिस्से से दूर रहो। मैंने कहा, यहाँ तुमने क्या छुपाया है? उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, लेकिन क्यों? यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मुझे जानना है। उन्होंने कहा, तो सुनो, यहाँ से चली जाओ या फिर तुमको यहाँ रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन उन्होंने मुझे कुछ और नहीं बताया और वहां से चले गए। उनके शब्दों ने मेरे दिल में एक शक पैदा कर दिया। अगले दिन जब मैं नीशू बेबी के कमरे में सफाई कर रही थी, मैंने देखा कि वह अपनी किताब का एक पन्ना पलट रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गई, उसने तुरंत उस किताब को बंद कर दिया, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। मैंने अनुमान लगा लिया कि वह किताब कहाँ रख रही है। जब वह कमरे से बाहर गई, तो मैंने चुपचाप उसकी किताब खोली और देखा कि उसमें क्या था। मैंने देखा कि वह संपत्ति के कागजात थे, जिसमें एक वसीयत लिखी थी। मैं रघुवीर प्रताप अपनी सचेत अवस्था में अपनी सारी संपत्ति अपनी जैविक बेटी को सौंपता हूँ। यह जैविक बेटी कौन थी? उस वसीयत में उस बेटी का नाम मिटा दिया गया था, जैसे किसी ने उस पर क्रोस कर दिया हो। क्या यही वह चीज थी जिसे निशु बेबी मुझसे छिपा रही थी? क्या यही वह राज था जो उसे छुपे हुए रहस्य से जुड़ा था? मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा था। यह छोटी लड़की, यह संपत्ति की वसीयत उसे कहाँ से मिली? फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे सवालों का जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है। मैंने वह कागज उठाया और रघुवीर प्रताप के पास गई और कहा, मास्टर देखो ये सब क्या है? उन्होंने कागज को देखा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह बोले, तुम इसे कहाँ से लाई? मैंने कहा, यह नीशू बेबी के पास था। क्या तुम जानते हो यह क्या है? उन्होंने वह कागज मेरे हाथ से छीन लिया और फाड़ दिया। उन्होंने कहा, यह सब बकवास है। वह गुस्से में थे। मैंने कहा, अगर यह सब बकवास है, तो तुमने इसे क्यों फाड़ दिया? क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहना चाहिए। अगर तुम समझदार हो, तो इस मामले से दूर रहो। यह कहते हुए वह वहां से चले गई। मुझे समझ में आ गया कि यह सच है और रघुवीर प्रताप नहीं चाहते थे कि मैं इसे जानूं। मैंने जल्दी से मंजरी आंटी को ढूंढा और उनके पास पहुंची। जब मैंने उन्हें उस कागज के बारे में बताया, तो वह डर गई और बोली, बेटी इस राज को न उजागर करो। जो तुम महसूस कर रही हो, वह तुम्हारी दुनिया बदल देगा। लेकिन मुझे यह जानना है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने मंजरी आंटी से कहा कि पहले वह चारों ओर देख ले। फिर उन्होंने कहा, कुछ साल पहले इस बंगले में एक दुर्घटना हुई थी, जिसे सबने दबा दिया था। अगर वह सच बाहर आ गया,
तो बहुत सारी जिंदगियां खराब हो जाएंगी। मैंने पूछा, कौन सा सच? उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस इतना जान लो, जो जितना ज्यादा तुम यहाँ रहोगी उतना ही ज्यादा खतरा तुम्हारे लिए होगा। रात को मैंने तय किया कि बंगले के अलग अलग कमरों की तलाशी करूंगी। मुझे कहीं न कहीं वो सच का सुराग मिलना था। जैसे ही मैं पुराने स्टोर रूम में दाखिल हुई, मेरी नज़र एक लाल पर्दे पर पड़ी जो दीवार से लटका हुआ था। मैं आगे बढ़ी और उस पर्दे को खींच लिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने एक लकड़ी का दरवाजा था जो बाकी दरवाजों से छोटा था। शायद इसे छिपाने के लिए बनाया गया था। यह दरवाजा कहाँ जाता था और क्यों, सभी की आंखों से छिपाया गया था। मैंने गहरी सांस ली और अपने हाथ को दरवाजे पर रखा। जैसे ही मैंने उसे खोलने की कोशिश की, मैंने पीछे से एक आवाज सुनी, यह दरवाजा मत खोलो। मैं चौंक गई और पलटकर देखा। मालिक मेरे पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर डर और आंखों में गुस्सा था। मैंने पूछा, क्यों? मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? उन्होंने कहा, तुम्हें यह नहीं जानना चाहिए। मैंने कहा, तो फिर यह दरवाजा यहाँ क्यों है और इसे क्यों छिपाया गया है? मैं इसे खोलूंगी। उन्होंने कहा, देखो, अब मैं एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। अगर तुम यह दरवाजा खोलती हो तो तुम कभी शांति से नहीं जी सकोगी। वह मुझे न सिर्फ दरवाजा खोलने से रोक रहे थे, बल्कि मुझे बचा भी रहे थे। मैंने उनकी बातों की अनदेखी की और एक झटके से दरवाजे की कुंडी घुमा दी। उन्होंने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं अब रुकने वाली नहीं थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी गंध मेरी नाक में समाई। चारों ओर अंधेरा था। मैंने दीवारों को हाथ से महसूस करते अंदर जाना शुरू किया। मैंने दीवार पर बत्तियां महसूस की और लाइट बोर्ड देखा। जैसे ही मैंने बटन दबाया, रोशनी आ गई। लेकिन रोशनी के साथ एक भयानक सच मेरे सामने आ गया। मैंने चीख मारी। वहां एक महिला बैठी थी, बहुत गंभीर हालत में। वह चैन से बंधी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों पर गंदगी चमक रही थी, जैसे वह यहाँ कई सालों से बंदी हो। मैंने मुड़कर देखा और मालिक को देखा, जो दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़े थे। मैंने पूछा, यह महिला कौन है? वह धीरे से कदम बढ़ाते हुए आगे आए और एक नरम आवाज में बोले, यह मेरी माँ है, जिसे मेरे पिता ने यहाँ बंदी बना रखा था। यह सुनकर मेरी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। यह मेरे पिता रघुवीर प्रताप की पहली पत्नी थी, जो इस संपत्ति के मालिक हैं, इस बंगले की। कुछ साल पहले जब मेरे पिता ने दूसरी शादी की, तो उन्होंने मेरी माँ को इस घर से गायब कर दिया। सबको लगा कि वह मर चुकी है, लेकिन सच यह था कि उन्हें यहाँ बंदी बना लिया गया था। मैंने पूछा, तुम्हारे पिता ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा, क्योंकि मेरी माँ को एक सच्चा पता चल गया था, जिसे मेरे पिता छुपाना चाहते थे। और वह सच यह था कि वह इस घर की असली मालकिन है। जब रघुवीर प्रताप ने यह सब कहा, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हैरान होकर बोली, क्या मैं? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि तुम मेरे पिता की पहली संतान, पहली बेटी हो। मैंने कहा, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, यह झूठ नहीं है, यह सच था, जिसे मेरे पिता छुपाना चाहते थे। वह चाहते थे कि तुम्हारी मौत जन्म लेते ही हो जाए, लेकिन माँ ने किसी तरह तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला और एक गरीब परिवार में सौंप दिया। यह सुनकर मेरे शरीर से सारी ताकत जैसे निकल गई है। असल में तुम और मैं इस परिवार के असली मालिक हैं। नीसू हमारी सौतेली बहन है। मैं हैरान रह गई। तभी अचानक चैन की आवाज आई। मेरी माँ ने अपना सिर उठाया और उनकी आंखें मेरी तरफ स्थिर हो गई। वह बोली, बेटा, तुम वापस आ गए हो। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी। तभी मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। कोई आ रहा था। रघुवीर प्रताप ने पलटकर देखा।
उन्होंने कहा, हमें कुछ करना होगा। हम जल्दी से वहां से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे से बाहर जाने लगे, राजवीर प्रताप यानी मेरे पिता हमारे सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में सख्ती। मेरी सांसें थम गई। उन्होंने कहा, तो तुम सब कुछ जान चुके हो। उसकी आवाज में जहर था। मैंने डर के साथ रघुवीर प्रताप को देखा, लेकिन वह चुप खड़े रहे। राजवीर प्रताप ने मुझे घूरते हुए कहा, अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम यहाँ से चली जाओ, या तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी माँ जैसी होगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कहा, तुम भी हमेशा के लिए बंदी बना दी जाओगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैंने सोचा, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए, या मुझे यहाँ रहकर अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। परीक्षा होने वाली थी। मेरे पिता की आंखें मुझ पर लगी हुई थी, जैसे वह मेरी हर प्रतिक्रिया पर नजर रख रहे हो। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। मैं डर गई थी। मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन मुझे यह भी मालूम था कि अब ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने देखा कि मेरा भाई चुपचाप खड़ा था। वह खुद नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि भले ही वह तुम्हारा भाई है, लेकिन वह तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा। मैं चुप रही। मेरे पास वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जो सच मैंने जाना, उसे सोचकर मैं चौंक गई। मैं एक अमीर परिवार की बेटी थी। सालों तक गरीबों जैसे जिंदगी जी रही थी। मेरे पिता ने मुझसे और मेरी माँ से बहुत बुरा किया। मैंने रात तक इंतजार किया। मुझे मालूम था कि अगर मैं यहाँ रुकी तो वे मुझे मार डालेंगे। मैंने चुपके से अपनी माँ के पास जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पहले ही खुला था। मेरी माँ वहां नहीं थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे पिता ने उसे मार तो नहीं दिया। मैं वहां से भागने लगी, लेकिन जैसे ही मैं सामने पहुंची, एक साया मेरे सामने आ गया। वह मेरा भाई था। मैंने उसे कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस शरीर ने तुम्हें जन्म दिया, तुम उसे बंदी बनाकर रखे हुए हो। तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? रघुवीर प्रताप ने मेरी बातों पर आंखें नीची की और कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर उसने अचानक मेरा गला पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो कि हमारे पिता जिंदा हैं? वह आदमी हमारा पिता नहीं है। मैंने उस आदमी से तुम्हारे सामने अभिनय करने को कहा था, क्योंकि तुम सब कुछ जान गई थी। मैंने कहा, छोड़ो मुझे, लेकिन वह मेरे गले को कसकर दबा रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे समझ में आ गया कि इस आदमी ने मुझे झूठ बोला था। वह वही है जिसने मेरी माँ को बंदी बनाया था। उसने कहा, मैं तुम्हारा कई सालों से इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता ने तुम्हें कहाँ और किस परिवार में सौंपा था। लेकिन जब तुम यहाँ आई, तो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें रोकने की, समझाने की कि तुम यहाँ से चली जाओ, और तुम सब कुछ वैसे ही चलता रहा, जैसे मैं संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर दी। अब मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें अपनी माँ के साथ बंदी बना लूंगा। मैंने तुम्हारी माँ को कहीं और बंदी बना रखा है, ताकि वह किसी को सच न बता सके। असल में तुम्हारी माँ मेरी सौतेली माँ है, और मैं अपने पिता की दूसरी पत्नी का बेटा हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया। मरने से पहले उसने सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी और तुम्हें हमारी देखभाल में छोड़ दिया। लेकिन मेरी माँ ने यह सोचा था कि अगर तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हें यह पता चलेगा कि यह सब तुम्हारे नाम पर है, तो तुम हमसे यह सब छीन लोगी। इसलिए उसने तुम्हें एक गरीब परिवार में सौंप दिया, ताकि तुम्हारी परवरिश ठीक से हो सके। और मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को इसलिए बंदी बना रखा था, ताकि कोई कभी भी
तुम्हारी माँ के बारे में न जान सके। मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि यह सब तुम्हारे पिता ने किया था, लेकिन तुम्हारे पिता ने मरने से पहले एक वसीयत बनाई थी जिसमें सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर थी। इसके लिए तुम्हें और तुम्हारी माँ को सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन अब यह सब काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। नीसू मेरी बहन है। किस्मत ने तुम्हें यहाँ ला दिया। मैंने पहली नजर में पहचान लिया था कि तुम वही लड़की हो जो सब कुछ की असली मालिक है, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा चेहरा बचपन में था, ठीक वैसे ही जवानी में भी था। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। अब तुम नहीं बचोगी। और वह वसीयत के कागज नीसू को मिले, क्योंकि हमने उसे बताया था कि तुम हमारी सौतेली माँ की बेटी हो। और हमारे पिता ने कभी भी हम दोनों भाई बहन की परवाह नहीं की। उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। यही वजह है कि नीसू तुमसे नफरत करती है। उसने संपत्ति के कागज फाड़ दिए, और जब से तुम यहाँ आई हो वह तुम्हें मारने की साजिश कर रही है। लेकिन तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। यही वजह है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी गई है। फिर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। रघुवीर प्रताप मेरे गले को कसकर पकड़े हुए था। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम निर्बल हो गया था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जो इंसान मेरे सामने खड़ा था वह मेरी माँ का बेटा नहीं था, बल्कि मेरी सौतेली माँ का बेटा था, जो दिखने में मेरे पिता का खून लगता था। लेकिन उसने कभी खून का कोई धोखा नहीं खाया, और वह अपनी बहन को मारने पर उतारू था। जब से मैं इस घर में आई, मैं इस सोच में थी कि मुझे चुपचाप इस घर को छोड़ देना चाहिए, बिना सच जाने। लेकिन अब मैं यह नहीं होने दे सकती थी। मैं अपने हक के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। दोनों, नीशु और रघुवीर प्रताप, मेरे दुश्मन थे, लेकिन मैं यह सब कैसे कर सकती थी? अपनी माँ को कैसे बचा सकती थी? रघुवीर प्रताप ने मुझे एक और खबर दी। उसने कहा, तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ कहाँ है? सच जानने के बाद मैंने उसे यहाँ से गायब कर दिया और उसका शव नदी में फेंक दिया। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसने पहचान लिया कि तुम वही लड़की हो। और मुझे पता था कि तुम बहुत चतुर हो। अगर तुम अपनी माँ को देखोगी तो तुम मुझे जरूर फंसाने की कोशिश करोगी। लेकिन अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है। वह मेरे गले को कसकर दबा रखा था, और मैं उसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी। यह सब मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बचपन से लेकर अब तक मैंने जो भी कठिनाइयां झेली है, वह अब मेरे लिए एक परीक्षा बन गई है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, लेकिन मदद कहाँ से आएगी? रात का समय था। कोई नहीं जानता था कि मैं किस मुसीबत में फंसी हुई थी, लेकिन भगवान तो सब देखता है। अचानक एक आवाज आने लगी, और मुझे यह तबाही अपने पास आते हुए महसूस होने लगी। जैसे ही रघुवीर प्रताप को यह महसूस हुआ कि वह किशोर की आवाज सुन रहा है, उसने अपना हाथ ढीला कर दिया। मैंने सांस ली, लेकिन जब मैंने देखा तो घर के सारे नौकर मुझे बचाने आ रहे थे। नौकरों ने यह सुन लिया था कि रघुवीर प्रताप मुझसे क्या करने जा रहा था, और उसने अब तक मेरी माँ के साथ क्या किया था। यानी इस घर का असली मालिक कौन है? इस आदमी की माँ मर चुकी है, लेकिन वह मेरे और मेरी माँ के रास्ते से संपत्ति के लालच में मुझे और मेरी माँ का हटा देना चाहता था। वह मेरी माँ को मारने में सफल हो गया था, लेकिन मेरी मौत उसके हाथों नहीं लिखी थी। घर में मौजूद सारे नौकरों ने मिलकर रघुवीर प्रताप पर हमला किया, क्योंकि नौकर गरीब हो सकते हैं, लेकिन वे असली मालिक के साथ कैसे व्यवहार करना जानते हैं, यह उन्हें पता था। जब उन्हें यह पता चला कि मैं घर की असली मालिक हूँ, तो वे मेरे पति प्रति वफादार हो गए।
उन्होंने मुझे रघुवीर प्रताप से बचाया और मौके पर ही पुलिस को बुला लिया गया। रघुवीर प्रताप को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसे जेल में पूछताछ की गई तो उसने पूरी सच्चाई बयान की कि अब तक उसने कितने अपराध किए हैं। मुझे भगवान से मदद मिली। हाँ, मैं बच गई। जो कुछ भी मेरा था वह मुझे वापस मिल गया। पुलिस ने रघुवीर प्रताप को ले लिया। हालांकि वह पुलिस के साथ जाते समय बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अब उसकी कोई भी हरकत काम नहीं आने वाली थी। नौकरानी ने कहा कि जब तुम इस घर में आ थी तो हम समझ गए थे कि तुम इस घर की असली मालिक हो, लेकिन रघुवीर प्रताप की मौजूदगी में कोई भी अपनी बात कैसे रख सकता था। मेरे अपने भाई ने मुझे इतना गुमराह किया, यह सोचकर मैं रो रही थी। मेरी माँ ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया और मेरी असली माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अगर उसने मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं की होती तो शायद मैं अपनी माँ को बचा सकती थी। अब नीसू घर में अकेली रह गई थी। जब उसे इस सब के बारे में पता चला तो उसने मुझसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी और कहा कि मैं वही करती थी जो भैया मुझे बताते थे। मुझे बताया गया था कि मुझे तुम्हें नफरत करनी है। जब तुम इस घर में आई तो भैया ने मुझे कहा था कि जैसे ही मुझे मौका मिले अगर मैं तुमसे मिलूं तो तुम्हें मार डालना। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम मेरी बहन हो। कृपया मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने नीसू को माफ कर दिया था। यह उसकी गलती नहीं थी। कुछ समय बाद मैं यहाँ अपने पति और माँ के साथ आई और फिर हम सभी एक साथ खुशियाँ मनाने लगे। कुछ समय पहले मैं इस घर में एक नौकरानी के रूप में आई थी। अब मैं इस घर की मालकिन बन चुकी थी। मेरे पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह कहते थे कि सिर्फ भगवान ही जानता है निर्णयों को। तुम्हारा दिल शुद्ध था। तुम यहाँ अपने घर को बचाने और चलाने के लिए आई थी, लेकिन तुमने यह जान लिया कि यह घर तुम्हारा है। मेरी माँ, जो मेरी असली माँ नहीं थी, ने मुझे अपनी असली माँ की तरह पाला था। उसे भी यह नहीं पता था कि मैं यहाँ काम कर रही थी। लेकिन जब सच सामने आया तो उसने स्वीकार कर लिया कि जब मैं 6 साल की थी तो एक महिला ने मुझे उसके पास सौंप दिया था। उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी असली संतान से भी बेहतर पाला। मैं उन लोगों की आभारी हूँ जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की। अब मैं उसी घर में रहती हूँ जहाँ मैं काम करती थी और अब नौकरों के लिए भी काम करती हूँ। मैं अपने नौकरों से बुरा व्यवहार नहीं करती। मैं अपने घर के नौकरों को भी अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ। इस घर और घर के लोगों के साथ साथ मैं नीशु का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। वह मेरे साथ बहुत खुश खुश रहती है और हमेशा मुझे स्नेह के साथ पेश आती है। जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। कठिनाइयाँ चाहे जैसी भी हों, अगर दिल सच्चा हो और इरादा नेक हो, तो सफलता और खुशियाँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं। कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की न्याय व्यवस्था हमें किसी न किसी रूप में सही रास्ता दिखाती है। दोस्तों, आपको हमारी दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमसे बोलने में या कहानी में कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम और जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।